देखते हैं कृषि अर्थशास्त्र। क्या देखेंगे? कृषि अर्थशास्त्र जो क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में वो देखेंगे। उसके पहले कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो है विटीकल्चर। विटीकल्चर में हम क्या करते हैं? व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन करते हैं, उसे हम विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। पिसीकल्चर या जल कृषि जिसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं, इसमें मछली पालन के बारे में देखते हैं। हार्टिकल्चर में जैसे है तुम्हारा फलों, सब्जियों, पुष्पों आदि के कृषि के बारे में देखते हैं हार्टिकल्चर, ठीक है। और बोरीकल्चर, ठीक है, आर्बोरीकल्चर, ठीक है। आर्बोरीकल्चर में हम क्या देखते हैं? वृक्षों और झाड़ियों के बारे में देखते हैं। क्या करते हैं? आर्बोरीकल्चर में वृक्षों और झाड़ियों के विशेष प्रकार के जो है वृक्षों और झाड़ियों की कृषि की जाती है। इसमें आर्बोरीकल्चर में विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि के बारे में देखते हैं हम। सिल्वीकल्चर में हम क्या देखते हैं? इसमें वनों का संरक्षण एवं संवर्धन की कृषि देखी जाती है, वनों का संरक्षण और संवर्धन। नमोरीकल्चर, ठीक है। नमोरीकल्चर में क्या होता है? देखो, नमोरीकल्चर में जंगल में फल, जड़ी बूटी आदि का संग्रह की कृषि की जाती है इसमें, ठीक। उसके बारे में देखते हैं। जंगलों में फल, जड़ी बूटी आदि का संग्रह नमोरीकल्चर में, ये आदिम कृषि है। क्या है? तुम्हारी आदिम कृषि है। फिर है मेरीकल्चर में हम समुद्री जीवों का उत्पादन देखते हैं, ठीक है। व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों का उत्पादन देखते हैं, उत्पादन की कृषि। और एक है ओलेरीकल्चर में हम जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि करते हैं, ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि करते हैं। और एक तुम्हारा होता है, देखो तुम्हारे अश्वपालन। क्या होता है तुम्हारा? अश्वपालन तो होगा, आराम से पकड़ोगे। अगर अंग्रेजी में लिखा होगा तो उसको लिखा होगा हर्सीकल्चर। क्या लिखा होगा तुम्हारा? हर्सीकल्चर, ये देख लेना। हर्सीकल्चर अगर लिखा हो तो हर्सीकल्चर जो होता है अश्वपालन के बारे में होता है। और एक होता है स्टॉक फार्मिंग। क्या होता है कि स्टॉक फार्मिंग हो तो ये पशु प्रजनन फार्मों की बारे में होता है। पशु प्रजनन, स्टॉक फार्मिंग तो पशु प्रजनन के बारे में होता है। किसके लिए? पशु प्रजनन के बारे में, पशु प्रजनन के बारे में ये हो गया। तो प्रश्न देखते हैं हमारे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो वर्ष में 2 बार घोषित की जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो वसूली कीमत किस पर निर्धारित की जाती है? तो बाजार कीमत से कम पर। तो वसूली कीमत बाजार कीमत से कम पर निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा कहाँ प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र में प्रदान किया गया है। अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस लागत के आधार पर किया जाता है? तो जो है अभिजीत सिंह समिति कौन है? ये कभी पूछ सकता है C2 लागत पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन कभी पूछ दे कि C2 लागत पर, ठीक है, ये C2 लागत पर समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो ये किस समिति से किया जाता है? तो वो है अभिजीत सेन समिति। यहाँ पर अभिजीत सेन समिति से पूछा गया लागत, कभी लागत देगा तो समिति पूछ देगा, तो दोनों तरफ याद रखना क्वेश्चन। चाय, कॉफ़ी, रबर व तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया था? तो वो कब किया गया था? 20 फरवरी 2003 को। अगला क्वेश्चन, रबी फसलों के 2022 और 23 के विपणन के मूल्य में गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है? 2015 रुपये प्रति क्विंटल है। ये 2022-23 का है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 2022-23 का कितना है गेहूँ का? 2015 रुपये। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1950 में की गई थी, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की FCI, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। भूधारण प्रणाली की रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो ये रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तुम्हारी थॉमस मुनरो ने। अगर जमींदारी व्यवस्था पूछे तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। तो रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने। भू आंदोलन, ठीक है, जिसको भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया? तो ये क्या है? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे द्वारा। तो कहाँ शुरू किया था? सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया था? वो गांव पूछ रहा, राज्य पूछ रहा, आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। पूछ रहे हैं, देखो इनका नाम भी कभी पूछ सकता है, कौन शुरू किया गया था, ठीक है, किसने शुरू किया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाला मानक क्या है? कि जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से क्या हो? कम हो। चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? चीनी वर्ष शुगर ईयर कब से कब होता है? अक्टूबर से सितंबर। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? 22 फसलों के लिए, ठीक है। FCI को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? वो खाद्य अनुदान द्वारा। कैसे? खाद्य अनुदान द्वारा, जो सब्सिडी बोलते हैं, खाद्य सब्सिडी के द्वारा पूर्ति करती है। तो क्वेश्चन हो गया 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2021-22
में कुल खाद्यान्न उत्पादन 21-22 का खाद्यान्न उत्पादन पूछ रहा तो वो 316.06 मिलियन टन था। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंध है, तो वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। किसे? टॉमस मुनरो का रैयतवाड़ी। देखो पीछे पूछा गया, फिर से पूछ रहा, क्वेश्चन वही बार बार पूछता है, तो ये देखो हर क्वेश्चन बार बार पूछा ही गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। खरीफ फसल 2021-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई है, तो तिल में। 2021-22 में अगर पूछे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है, तो तिल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी भू व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। और रैयतवाड़ी पूछे तो हमारे टॉमस मुनरो हैं। ठीक है। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है, तो ग्राम समुदाय का संयुक्त इसमें महलवाड़ी व्यवस्था में था। क्या था तुम्हारा? महलवाड़ी व्यवस्था में ग्राम समुदाय का सर्वाधिक स्वामित्व ग्राम समुदाय का ग्राम समुदाय का किस पे था? ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व किस में था? महलवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? कम्पिटिटिव मार्केट कौन सा है? पूर्ण बाजार। कौन सा? पूर्ण बाजार। अगला सवाल, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है। मूल्य सिद्धांत किसका भाग होता है? प्रक्षेत्र प्रबंध का। प्रक्षेत्र प्रबंध का। गिफन वस्तुओं का संबोधन होता है। गिफन वस्तुएं कौन सी हैं? निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं। गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं? निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं। कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस क्या है? तो सपोर्ट प्राइस वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार होती है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। भारत कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। तो भारत में कृषि आय की गणना कैसे की जाती है? उत्पादन विधि से। भारतीय योजना आयोग ने देश में निम्नलिखित में से किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई है? तो किसके वितरण सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई है? वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न वितरण के लिए। ठीक है। विशिष्ट कृषि, ठीक है, विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोतों से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो 50%। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोतों से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 50% प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितनी सेमी से कम पाई जाती है? तो 50 सेमी से कम जहाँ होती है उसको शुष्क कृषि कहते हैं। रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुत में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। रैंचिंग पद्धति में क्या होता है? इसमें भूमि को जोता घोड़ा खोदा नहीं जाता है, उसमें जो भी उगता है उसी पर जानवरों को चराया जाता है। ऐसी खेती को रैंचिंग बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिश्रित खेती अपनाई जाती है। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? सामूहिक कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन पूर्व सोवियत संघ में शुरू हुआ था। पूर्व सोवियत संघ में। पूंजीवादी खेती, अगर पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? तो पूंजीवादी खेती हमारी ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। ठीक है। पूंजीवादी खेती कहाँ प्रचलित है? हमारी ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। फिर है 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तो 100 से 200 सेमी वर्षा वाले में आर्द्र कृषि कौन सी होती है? तुम्हारी आर्द्र कृषि होती है। 100 से 200 सेमी कौन सी कृषि होती है? तुम्हारी आर्द्र कृषि होती है। ठीक है। अगला 35वां नंबर क्वेश्चन, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो वो काश्तकारी। कौन सी? काश्तकारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दियारा खेती की जाती है। कौन सी? दियारा खेती की जाती है। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर तुम्हारा किसका पर्याय है? ये है पारिस्थितिकी कृषि का। किसका? पारिस्थितिकी कृषि का है। झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? तो ये अपने देश में पूर्वोत्तर प्रदेशों में झूमिंग खेती ज़्यादा होती है। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो समोच्च कृषि अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। समोच्च कृषि कहाँ अपनाई जाती है? अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं इसमें। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलोरी कल्चर। ओलोरी कल्चर कहते हैं। ओलोरी कल्चर कहते हैं। सब्जियों की व्यापारिक कृषि को हम क्या कहते हैं? ओलोरी कल्चर कहते हैं। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, हमने अभी देखा था। ठीक है। अरवोरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरवोरी कल्चर कहते हैं। अरवोरी कल्चर कहते हैं। ठीक है। सस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि कहा जाता है? तो सस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक हो जाए तो उसे हम गहन कृषि की उपमा देंगे। तो कितने? 200 से अधिक हो जाए। धारणी कृषि का अर्थ क्या है? धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भूमि का ऐसे प्रयोग करो कि उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो, उसे धारणी कृषि कहते हैं। 43 हो गया। अगला सवाल देखिए, 44 नंबर का सवाल। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? एक ही साथ में 2 फसलें
एक ही साथ में 2 फसलें मतलब युग्म पैदावार का। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हमने, इसी को विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। एक फसल के काटने से पूर्व दूसरी फसल बुआई कहलाती है। अगर एक फसल काटा नहीं कि दूसरी बो दिया, काटने से पहले ही बो दें दूसरी फसल, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेशन। ओवरलैपिंग सेशन कहते हैं। मृदा के बिना जल माध्यम में पौधे की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाएगी? एक्वाकल्चर कहलाएगी। बिना मिट्टी के जल में कृषि करना एक्वाकल्चर। भारत में झूम खेती के अंदर कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में झूम खेती के अंदर क्षेत्रफल कितना है? 4.91 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत में 4.91 मिलियन हेक्टेयर पर क्या होती है तुम्हारी? ये तुम्हारी होती है झूम खेती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, विविधीकृत शस्यन में सर्वाधिक योगदान एक फसल का कुल उत्पादन या नकदी आमदनी में प्रतिवर्ष होता है तो 50% से कम होता है। कितना? 50% का। विविधीकृत शस्यन में मतलब कई प्रकार की, विविधीकृत मतलब कई प्रकार की कृषि की जाए, तो विविधीकृत शस्यन में सर्वाधिक योगदान एक फसल का कुल उत्पादन या नकदी आमदनी में प्रतिवर्ष कितना होता है? लगभग 50% से कम ही होता है। ठीक है, झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यवहारता कहाँ पर की जाती है? नागालैंड में की जाती है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। अभी हमने देखा था शुरुआत में स्टॉक फार्मिंग। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी है? पंजाब। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग होती है, पंजाब में ज़्यादा होती है सबसे। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथाई निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अपने योगदान के लिए फेमस है? धारणी कृषि के लिए। तो वांगरी मथाई दोबारा भी पूछ सकता है, केन्या की हैं ये, नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो किस क्षेत्र में ये फेमस है? धारणी विकास में। ठीक है, विटीकल्चर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर में अंगूर। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था क्या है? नाबार्ड। तो नाबार्ड शीर्ष संस्था है, मुख्य संस्था है जो भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो वाणिज्य बैंक के सबसे ज़्यादा ऋण देती हैं, वाणिज्य बैंक की सबसे ज़्यादा ऋण देती हैं कृषि क्षेत्र में। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो वाणिज्य बैंकों की। देखो दोबारा क्वेश्चन पूछा 2010 में, फिर 2000 पूछा, पीछे से पूछा था 10 में और 11 में पूछ रहा है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य देखें। हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजर रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके आपके क्या कारण हो जाएंगे? तो उत्तरोत्तर वाणिज्य फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट जाना। ऐसा कुछ है नहीं कि 30% घट गया हो, कोई डाटा नहीं, तो इतना 30% तो नहीं घटा है। आगे देखें, बढ़ी हुई आय के कारण लोगों को उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन। हाँ, बढ़ी हुई आय से लोगों के उपभोग में परिवर्तन हुआ, तो ये सही है। आहार की अपूर्ण श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। हाँ, अपूर्ण श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध, मतलब खाना कभी कभी जैसे किसी स्टेट में ज़्यादा पैदा होता है तो वो दूसरे स्टेट में पहुँच नहीं पाता और बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमें परिवहन के सही साधन नहीं है। और उनको जैसे जब प्याज ज़्यादा पैदा होगा तो उसको हम सुरक्षित नहीं रख पाते तो सड़ जाता है, इसलिए जब प्याज नहीं होता तो महंगा हो जाता है। टमाटर का भी यही होता है कि हम उनको सही ढंग से आपूर्ति, मतलब संरचनात्मक जो हमारा आधारभूत ढांचा है वो विकसित नहीं है, तो ये दोनों कारण हैं, तो ये अपना भी सही है।